नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए दर्शकों को भी नमस्कार। सर, लालू प्रसाद यादव के लाडले तेजस्वी यादव पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने हमला बोला है, 9वीं फेल हैं, जीडीपी के बारे में क्या जानते होंगे, सोशलिज्म पर 5 लाइनें नहीं बोल सकते हैं, ट्यूशन ले लें फिर भी बिना कागज देखे बोल दें तो मैं चैलेंज करता हूं। इस तरीके से तो उनकी छिल कभी किसी ने नहीं उतारी होगी सर। देखिए, प्रशांत किशोर अपने लिए बिहार की राजनीति में एक गुंजाइश तलाश करने के लिए निकले हुए हैं काफी समय से। पूरे बिहार में ही उन्होंने एक पद यात्रा की है और सघन पद यात्रा की है। वो राहुल गांधी की तरह नहीं है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पकड़ लिए और बस उन्हीं पर बढ़े जा रहे हैं और कुछ ट्रकों को जो है अपना उसमें एसी में तब्दील कर दिया, रात्रि विश्राम किया। वैसे ही इस देश में कई यात्राएं हुई हैं। चंद्रशेखर जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी एक यात्रा थी जिसको याद किया जाता है। वो कहीं गांव में ऐसे ही अपना खाट खटोले पर जो है लेट जाते थे, सो जाते थे और उनके साथ पूरा रेला और ये पूरा मीडिया और तमाम वो ताम झाम और सुख सुविधाएं भी नहीं चलती थी। और अगर आपको देश को जानना है, समझना है, तो गांधी की तरह आपको जो तीसरे दर्जे का की श्रेणी होती थी पहले ट्रेन में, उसमें बैठना चाहिए और देश का भ्रमण करना चाहिए। वहाँ इसलिए कि वहाँ वास्तव में देश की जो आम पब्लिक है, अभावग्रस्त है, तमाम तरह की समस्याओं से रोजाना दो चार होती है, उनसे आपका परिचय होगा, उनसे आपको रियल इश्यूज पता लगेंगे देश के। तो प्रशांत किशोर की मैं इस बात के लिए तो सराहना करता हूं कि उन्होंने केवल हवाई बातें नहीं की हैं। वो जिस भूमिका में रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो काम कर चुके हैं और उनकी अपनी एक भूमिका रही है, उनका अपना एक स्थान भी रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में उतरने का फैसला उन्होंने काफी समय पहले किया था, जब वो जदयू में शामिल हो गए थे और नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया था। लेकिन बड़बोलेपन की वजह से और एक लाइन उन्होंने ऐसी ले ली कि जिसकी वजह से वो नीतीश कुमार के साथ बने नहीं रह सके। उनको अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया गया कि या तो बाहर जाइए या फिर आपको निकाल बाहर किया जाएगा। तो वो सिचुएशन उनके लिए ये थी कि करना क्या है। तो उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी मिले, उनकी 2-3 भेंट हुई राहुल गांधी और सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से। लेकिन कांग्रेस में तो एक से एक घाघ बैठा हुआ है। उनको लगा कि ये तो अहमद पटेल की जगह लेने के लिए प्रयासरत हैं, तो भाई इनको तो बाहर का रास्ता दिखाओ। अहमद पटेल तो बहुत बरसों तक 10 जनपद की, खास तौर से सोनिया गांधी की परिक्रमा करने के बाद उस स्थान तक पहुंचे थे। ये तो सीधे पैराशूट से जो है नीचे उतरना चाहते थे और 10 जनपद के दुलारे बन जाना चाहते थे और कांग्रेस पर एक तरीके से बाकी के नेताओं पर राज करना चाहते थे। तो वो वहां इनकी दाल गली नहीं। इसके बाद इनको लगा कि अगर मुझे पॉलिटिक्स ही करनी है तो क्यों ना अपने स्टेट से ही शुरू की जाए। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण इनके सामने था। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अल्प समय में अपने लिए दिल्ली में एक स्थान कायम किया, बनाया और मतदाताओं को भ्रमित करने में कामयाब रहे फ्रीबीज करके, तो उस तरीके से तो वो नहीं जा रहे हैं उस रास्ते पर कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, फ्री में वो दे दूंगा। पर उनके अपने कुछ इश्यूज हैं। जैसे बिहार की राजनीति में वंशवादी जो राजनीति रही है, खासतौर से लालू यादव के परिवार की जो राजनीति रही है, उस पर वो अटैक करते रहे हैं। वो अपनी पदयात्रा के दौरान भी बिहार में ये पूछते रहे लोगों से कि साहब, आपको लालू यादव के बच्चों की फिक्र है या अपने बच्चों की फिक्र है? क्योंकि लालू यादव के बच्चों की फिक्र है तो फिर आप यादव ही बने रहेंगे, फिर आप मुस्लिम ही बने रहेंगे। और जो उनका MY एक समीकरण है, तो वो
कभी भी आपके बच्चों के बारे में तो नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचेंगे। हुँ, तो जो भी उन्होंने ये अटैक किया है, ये भी यही कह कर के किया है कि 9वीं फेल है और उनकी काबिलियत क्या है, वो जानते कितना है इकोनॉमी के बारे में या जीडीपी के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, उनका अध्ययन क्या है, उनकी विशेषज्ञता क्या है। और आप देखिए ना तमाशा क्या है, लालू यादव वो ठीक है, प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं और हुँ, उनका अगले विधानसभा चुनाव पर है और उनका गोल भी सेट है। हुँ, काशीराम ने एक बार अंजू जी कहा था कि पहला चुनाव जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी हाज़िरी लगाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए लड़ती है। दूसरा चुनाव हारने के लिए लड़ती है और तीसरा चुनाव या तो हरवाने के लिए लड़ती है हुँ, या निर्णायक भूमिका में आने के लिए करती है और चौथा चुनाव वो जीतने के लिए लड़ती है। हुँ, तो हमने इस देश में ऐसे भी उदाहरण देखे हैं अरविंद केजरीवाल के तौर पर कि पहले चुनाव में ही 28 सीटें आ गई थी और आगे कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार भी बना ली थी 49 दिन की। हुँ, बहरहाल मुझे लगता है कि जितना वो रचे-बसे और पगे हुए हैं इस खेल में, राजनीति के खेल में, आंकड़ों के खेल में, और जो वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समीकरणों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं, जानते समझते बूझते रहे हैं कि किस राज्य में, किस क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह के लोगों का व्यवहार रहता है। उसमें प्रशांत किशोर को ये गलतफ़हमी तो बिल्कुल नहीं होगी कि 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो सरकार बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन उनका गोल तय है कि मुझे किसकी ज़मीन हड़पनी है, यानी किसका जनाधार मुझे अपनी तरफ करना है और हुँ, किसको किनारे लगाना है, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते, समझते, बूझते हैं। उनको पता है कि जो जितना भी वो आगे बढ़ेंगे, उसका नुकसान एक्चुअल में एनडीए को होगा, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन उनका ये मानना है कि केवल इनका वोट हड़पने से काम चलेगा नहीं उनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक तय वोटर अब है। वो चाहे अलग-अलग मुद्दों को लेकर के जो भी रीति-नीति रही है बीजेपी की या नेतृत्व की अभी हाल में, जी, इसके बावजूद, इसके नाराज़गी के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। नीतीश बाबू का भी एक तय वोट है। तो प्रशांत किशोर को पता है कि वोट कहाँ से आएगा, इसलिए वो लालू के कुनबे पर, लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं, सोच समझ कर के कर रहे हैं। पर सर लालू के बेटे पर हमला करके आपको क्या लगता है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं? कहीं न कहीं वो ये भी तो गाहे-बगाहे साबित कर रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी है। किसी और नेता का नाम भी चलिए उसकी पढ़ाई पर उन्होंने टारगेट किया लेकिन फिर वो बिना मतलब की एक तरह से उनको अहमियत तो दे ही रहे हैं ना। और फिर उस पर हमला करके एनडीए को नुकसान कैसे पहुँचाएँगे, इसके पीछे का गणित भी मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ? नहीं देखिए, एक तो हम जब इस तरह के प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि लालू यादव परिवार का अपना एक जनाधार है, हुँ, बिहार की राजनीति में, ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत। हुँ, लोकसभा चुनाव में तो उनको उतनी कामयाबियाँ नहीं मिली हैं, बस एक बार मिली हैं 2004 में, पर उसके बाद भी 3-4 सीटें उनकी आती रही हैं। बीच में नहीं आई है, अब फिर 4 सीटें उनकी आ गई हैं। और विधानसभा चुनाव में आप देखिए ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बन करके उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली थी, हुँ, आरजेडी को 77 सीटें मिली थी। तो टारगेट किसको करेंगे? जिसकी जिसकी सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा सीटें आई हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जनाधार है, उसको आप टारगेट करेंगे तभी ना। उनसे जो नाराज़ हैं, वो आपकी तरफ तरफ आएँगे और ध्रुवीकृत होंगे। और हुँ, दूसरे, अगर आप लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो वो राजनीति करते आए हैं अब तक, उससे आपके बच्चों का कोई भला ही नहीं हुआ है, बल्कि उनके यानी लालू और राबड़ी के बच्चों का ही भला हुआ है। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई लोगों के, तो
उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि तेजस्वी यादव हों या जो उनके भाई हैं, वो दोनों की ही जो तेज प्रताप। एजुकेशन है, तेज प्रताप, दोनों की जो एजुकेशन है या दोनों की जो अभी तक के कामकाज हैं, 2 बार वो दोनों, एक कैबिनेट मंत्री और दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। हुँ, इसके बावजूद उनके पास बताने को शायद कुछ नहीं होगा कि हमने बिहार के लिए क्या किया है, या जो इनके सपोर्टर हैं उनके लिए भी इन्होंने क्या किया है। रोजगार के मोर्चे पर या दूसरे मोर्चे पर कुछ भी तो नहीं किया है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको टारगेट किया जाए, और वो इनकी अच्छाइयाँ भी जानते हैं, वो इनकी जो गड़बड़ियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनके बारे में भी अवगत हैं। और बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के अलग-अलग रीजन के मूड के बारे में भी उनको पता है। जो वोटों का समीकरण अलग-अलग क्षेत्रों में है, उसके बारे में भी जी। उनकी समझ है। तो इसलिए वो सोच समझ करके इनको टारगेट कर रहे हैं। पर सर, हमने देखा अभी हाल-फिलहाल में प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम तुष्टिकरण की तरफ साफ इशारा किया। उन्होंने भी तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि जो मौजूदा सरकार है वो आपके खिलाफ काम कर रही है। तो माय फैक्टर के को वो अच्छे तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और माय फैक्टर ही आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और उनको भी पता है प्रशांत किशोर को कि अगर मुसलमानों को अपनी तरफ नहीं करेंगे तो फिर उनकी बात भी नहीं बनेगी। आपको ध्यान होगा जब ये सीएए पारित हुआ था, हुँ, तो प्रशांत किशोर ने एक लाइन ली थी मोदी सरकार के खिलाफ, और इन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें सीएए को लेकर के मैं तो कहूँगा कि झूठ बोला था, पूरी हुँ, तरीके से झूठ बोला था कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है, वैसा है। ये सब इस तरह की जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो तो डे वन से कर रहे हैं। और उनको पता है कि जब तक, क्योंकि उन्हें इस बात की तो समझ है कि यादव तो नहीं डिगेंगे लालू यादव के परिवार से। हुँ, वो तो हर हालत में बुरी से बुरी कंडीशन में भी लालू यादव के साथ रहने वाले हैं। अब कौन निकल सकता है और उनके पास से? मुस्लिम ही निकल सकता है। उसी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोशिश की थी, और अ, सीमांत इलाके में जो है 4-5 सीटें निकल भी गई थी। तो वो एक उनका है, उसको लेकर के ही वो प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा था, शायद मुस्लिमों का ही जमावड़ा था, जिसमें वो आयतें पढ़ कर के उनका अर्थ समझा रहे थे लोगों को। हुँ, एक इकरा शब्द का वो लोगों को मतलब समझा रहे थे। और बल्कि अगर मैं सीधे-सीधे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली भाषा में कहूँ, हुँ, तो मुसलमानों को बुद्धू बता रहे थे कि अरे भाई, तुम लोगों ने इतने सालों तक देश पर राज किया है, आपका जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और आजकल आप बुद्धू बने हुए हैं। कुछ इस भाषा में वो बात कर रहे थे। तो एक तरीके से वो मुसलमानों के बीच में खड़े होकर के उनको नसीहतें दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि चालाक बनो, पढ़ लिख लो, जाहिल मत रहो। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। तो टारगेट उनका है वो। और सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो आयतें पढ़ रहे थे, तो मुझे, जैसे आपने कहा, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो मुझे तो एक वीडियो महाराष्ट्र का भी याद आ गया। उद्धव ठाकरे घिरे हुए थे, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर नारे तकदीर लग रहे थे, क्या तकदीर बोलते हैं? मुझे तो वो शब्द भी ठीक से बोलना नहीं आ रहा। मतलब मुसलमान वहाँ पर इकट्ठा होकर नारेबाज़ी कर रहे थे, और फिर किसी ने लिखा था कि ये सच में क्या कभी हिंदुत्ववादी नेता थे? उद्धव ठाकरे के बारे में मैं कल संयोग से बहुत ओर से कर से कुछ ज्ञान ले रहा था। कभी-कभी मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ कुछ हुँ, मुद्दों पर, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र की दाई हैं। बिल्कुल। तो मैंने मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, बहू, ये क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को? कभी बाला साहब ठाकरे मातोश्री से बाहर निकलते भी नहीं थे। हुँ, किसी को अगर मिलना होता था तो वो मातोश्री ही जाता था। यहाँ तक कि 2012 में जब प्रणब दा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए,
तो वो अलग-अलग प्रदेशों की राजधानी में जा रहे थे, अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल कर के उनसे समर्थन की माँग कर रहे थे अपने लिए। तो वो मुंबई भी गए थे और मातोश्री भी गए थे और उस समय बाला साहब ठाकरे जीवित थे। वो बाला साहब ठाकरे जिस सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठते थे, तो प्रणब दा उनके बराबर में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा हमने तो वो दौर भी देखा है भाऊ, तस्वीरों में और वीडियो में, और जावेद मियांदाद जैसे लोग और कई ऐसे लोग जो हैं वो अ, उनके यहाँ मातोश्री में गए थे। तो आज क्या हालत है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर एक जमावड़ा लगा करके, एक पोस्टर हाथ में पकड़ करके, जूता हाथ में पकड़ करके चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर वो जूतों से प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। मैंने कहा इन्होंने क्या हालत कर ली है और कितना नीचे गिरेंगे। तो बाबू का बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा था कि गिरे हुए तो पहले से ही है, आप लोग नहीं समझ रहे थे कि ये गिरे हुए हैं। अगर ये गिरे हुए ना होते तो 2019 में, अरे भाई, वोट तो इनको और बीजेपी को ही मिला था ना सरकार बनाने के लिए, बिल्कुल। और ये जो है हारी हुई पार्टियों के साथ चले गए। जिन दो पार्टियों को महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया था, ये उनके साथ चले गए। तो ये मातोश्री परिवार डेस्परेशन में, कुंठा में, और मैं तो कहूँगा कि एक तरीके का गुस्सा कि कोई हमें आंखें दिखा करके हमसे बाहर जाकर के मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है और कैसे बना सकता है। यानी देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे साथ, हम तो यहाँ के पता नहीं क्या हैं, और हमारे घर में घुस करके जो है हमें चैलेंज किया जा रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं। वो सीन वाकई बहुत दुखद है, बहुत, मतलब अंदर से पीड़ा उभरती है कि क्या कर लिया इस आदमी ने कि जूता हाथ में लेकर के आप एक पोस्टर पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या छवि आपने बना ली है। और लोकसभा चुनाव में भी जितने वोट और जितनी सीट इनकी आई हैं, इसमें जो शिवसेना को आम तौर पर वोट मिलता रहा है 15-16% के आसपास, 17% मैक्सिमम मिलता रहा है, उसमें से जो मूल शिवसेना का वोट है वो तो 4, साढ़े 4, 5% के आसपास ही उद्धव ठाकरे के पास बचा है। बाकी तो डाइवर्ट हो गया एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ। यानी 2/3 एकनाथ शिंदे की तरफ गया है लोकसभा चुनाव में जो मूल वोट है शिवसेना का, और 25% के आसपास उद्धव ठाकरे के पास बचा है। जो इनकी सीटें आई हैं 9, वो तो मुस्लिम वोटों की वजह से आई है ना। बिल्कुल। तो ये मुस्लिमों के नए रहनुमा बनकर के उभरे हैं, तो वो अल्लाहू अकबर का नारे के साथ इनका स्वागत क्यों नहीं करेंगे। और पिछले दिनों जब ये वक्फ बोर्ड पर विधेयक सब। पेश किया गया था पार्लियामेंट में, तो ये गैर हाजिर हो गए थे उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग। तो उसको लेकर के तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मातोश्री के बाहर नारेबाजी करने के लिए पहुंच गए थे, इनको नसीहतें देने के लिए पहुंच गए थे। तो इनको लग रहा है कि अब अगर हिंदुत्व की राजनीति की तो बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे, क्योंकि जो शिवसेना का कोर वोटर है वो तो चला गया है शिंदे शिंदे की के साथ। तरफ। अब ले दे करके आसरा जो है और सहारा, वो शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, और जो उनका मूल वोटर रहा है यानी मुस्लिम, तो वही हैं, उन्हीं की राजनीति करनी है। लेकिन बड़ा दिलचस्प इधर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी थोड़ी सहमी हुई है और एनसीपी यानी शरद पवार भी थोड़े से डरे हुए हैं कि अगर मुस्लिम वाकई उद्धव ठाकरे के पीछे चले गए तो फिर हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी, हमारा क्या होगा। तो इसलिए अभी सीटों को लेकर के तमाम तरह की रस्साकसी चल रही है, नेतृत्व को लेकर के भी बहुत रस्साकसी चल रही है। और ये जो जूते वूते मारते हुए पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, इसकी वजह ये है कि वो बस कैमरों पर महाराष्ट्र की जनता को
किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को लीड करते हुए दिखना दिखता चाहते है। कि भाई सब नेता तो मैं ही हूं और मेरी वजह से ही यहाँ नाना पटोले भी आए हैं, मेरी वजह से ही शरद पवार को भी आना पड़ा है। तो ये एक एक तरह का डेस्परेशन है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। सर यही है। और जैसे आपने कहा ना कि वो वक्फ बोर्ड वाले बिल को लेकर किस तरह से मातोश्री के बाहर मुसलमानों ने एक अच्छा खासा जमावड़ा बना दिया था नारेबाजी की। आप सोचिए वो मातोश्री का बाहर का इलाका जहां पर नवनीत राणा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई थी, घर में बंद कर दिया था, गिरफ्तार हो गई थी। वहां पर मातोश्री के सामने मुसलमान जो समुदाय उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो वहां जाकर नारेबाजी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। आप सोचिए कि अब तो उद्धव ठाकरे और ज्यादा दबाव में भी आ गए होंगे। अब तो उनको समझ में आ रहा होगा कि एक बार उनका साथ देकर उन्होंने पंगा तो ले लिया है, अब तो उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकते। कम से कम वो हिंदू वादी लोग जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो तो बेचारे इनके घर के बाहर आके नारे नहीं लगा रहे ना कि हमने आपको वोट दिया, आजकल आप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब सोचिए कि किस राजनीति की में किस दिशा में आगे बढ़ गए हैं उद्धव ठाकरे। 2021 की एक घटना याद करिए अंजू जी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। नारायण राणे ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, वो सेंट्रल मिनिस्टर थे उस समय, कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे को ये भी पता नहीं है, मुख्यमंत्री तो बने बैठे हैं, कि आज़ादी कौन से साल में मिली है। भाषण देते हुए पीछे मुड़ करके अपने किसी कार्यकर्ता से पूछ रहे थे कि कौन से साल में जो है आज़ादी मिली और ये कौन सी वर्षगांठ है, कौन सा ये। बोला कि मैं वहां होता तो एक थप्पड़ रसीद कर देता। तो हाँ मुझे नारायण राणे ने जो है वो बयान दिया था, और इसके तीसरे चौथे दिन जब वो जन आशीर्वाद यात्रा पर थे महाराष्ट्र में, तो उनको इन्होंने गिरफ्तार करवा लिया था। केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कराने की संभवतः महाराष्ट्र में ये पहली घटना थी। हालांकि महाड़ कोर्ट ने उनको बाद में जमानत भी दे दी, रात को 11 बजे के अपने घर भी चले गए। लेकिन उस समय ये कहा गया इनकी तरफ से, जब इस पर बवाल हुआ कि भाई आपने सेंट्रल मिनिस्टर को कैसे गिरफ्तार कर लिया, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि जिस पर आप पूरा पुलिस फोर्स लगा करके और एक मंत्री को गिरफ्तार करा करके इस तरीके से बेइज्जत करें। तो इनको कुछ सूझा नहीं। तो हो सकता है शरद पवार ने ज्ञान दिया हो कि ये कह दो कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर अपमानजनक बातें कही गई हैं तो पूरे महाराष्ट्र का ये अपमान हुआ था, इसलिए हमने गिरफ्तार करा लिया। अब इन्होंने क्या किया है, जूते मार रहे हैं मुख्यमंत्री के पोस्टर ऊपर। तो उस समय तो मुख्यमंत्री का अपमान सारे महाराष्ट्र का अपमान था, और अब आज मुख्यमंत्री के ऊपर आप जूते चला रहे हैं तो ये महाराष्ट्र का अपमान नहीं है, क्योंकि आप बाला साहब ठाकरे के साहबजादे हैं। तो ये जो दोहरे मानदंड हैं, ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र की जनता इसको देख नहीं रही है कि आप अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कितने निरंकुश हो गए थे, कितने निर्मम तरीके से अपने विरोधियों को कुचलते थे। और आज आप क्या कर रहे हैं। आज अजित दादा पवार का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि कायरों की तरह पोस्टर पर क्या वार कर रहे हो, जूतों से सामने आ जाओ तो मैं बताता हूं तुम्हें। तो आप जिस तरह के कृत्य करेंगे उस तरह के जवाब आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अजित पवार या एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस इनका सम्मान नहीं करते थे, पर इन्होंने अपना सम्मान खुद ही कम कर लिया, खत्म कर लिया एक तरीके से। याद करिए ना, जब ये पूरे 40 एमएलए और 13 एमपी टूट करके शिवसेना के बीजेपी के साथ आए थे, तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने कुछ कुछ बयान दे दिए थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में। तो एकनाथ शिंदे गुट ने उनसे ये कहा था कि देखो भाई, बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ठाकरे साहब के परिवार के बारे में आप इस तरह के बयान ना दें प्लीज, ये हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम करके उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया, उनको गालियां देनी शुरू कर दी। तो कब तक कोई लिहाज करेगा आपका। और अब तो बिल्कुल ही खत्म कर लिया, अब तो बिल्कुल ही खत्म कर लिया। इसके बाद तो एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार कुछ भी कहेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। बिल्कुल
पे आपने हरकत ऐसी कर दी है। अरे भई मौसम खराब था, तेज हवाएँ थी, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अगर गिर भी गई, खंडित भी हो गई, तो इसका आप राजनीतिक दुरुपयोग करेंगे? हुँ। मतलब यही गिरी हुई हरकत है। सबको उस पर अफ़सोस ज़ाहिर करना चाहिए था और ये माँग करनी चाहिए थी सरकार से कि भई चलो ये घटना तो हो दोबारा गई लगाओ। है। आप जो है उस जल्दी से जल्दी वहाँ एक और अच्छी प्रतिमा का जो है प्रतिष्ठापना हो, ये सुनिश्चित करिए। वहाँ तक तो समझ में आता, लेकिन आप जिस तरीके से नंगाई पर उतर आए हैं, जिस तरह आप राजनीति कर रहे हैं और ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे किसी सरकार ने, इनकी सरकार ने जानबूझ हाँ, करके ये घटना और दुर्घटना करा दी है। ऐसा होता है क्या कभी? और सर मतलब कि और सर जी, इम्पोर्टेंट ये है कि जब इनका ये जूता मारो अभियान चल रहा था, उस दिन एक दिन पहले पीएम मोदी ने मुंबई जाकर खुद माफी मांगी थी। खुद उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी। तो आप सोचिए कि उसके अगले दिन इनका ये प्रोग्राम था। तो इनका तो पूरा एजेंडे की हवा निकाल चुके थे पीएम मोदी, लेकिन फिर भी उस जूता मारो अभियान को कर रहे थे और इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। पर सर, आपने जैसे कहा कि शरद पवार भी और कांग्रेस के नेता भी जिस तरह का कद बढ़ रहा है, जिस तरह की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सहम गए हैं। क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव नवंबर 26 से पहले पहले तो होंगे ही होंगे महाराष्ट्र में। तो और ये तो वही सीटें चाह रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस, जिनका वोट बैंक मुसलमानों का ही रहा है, एनसीपी का वोट बैंक मुसलमानों का रहा है सर, तो फिर तो ये भी आ गए, तो फिर तो सबके सब मुसलमानों के पीछे पड़ गए। तो उन्हीं के वोट बैंक में तो सेंधमारी करेंगे उद्धव ठाकरे भी। एक बात तो तय समझ लीजिए, तीनों का साथ रहना मजबूरी है। इसलिए तमाम आशंकाएँ, तमाम डर और जो भी है, समझते-बूझते हुए भी कि ये रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है, इसके बावजूद ये जोंक की तरह चिपटे रहेंगे एक-दूसरे से। ये अलग होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ताज़ा-ताज़ा लोकसभा चुनाव में स्वाद ले लिया है। भई 48 में से अगर 29-30 सीटें आ गई, अगर वो वसंत दादा पाटिल के बेटे की भी बात हम करें, जो निर्दलीय जीत करके आ गए और फिर बाद में कांग्रेस के साथ ही आ गए। तो 30 सीटें तो जीत ली ना इन्होंने 48 में से, एक साथ रह कर के ही जीती है। तो इनको पता है कि अगर ये इस समय हम इन इन चिंताओं में उलझ गए कि साहब मुस्लिम जो हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ ना चले जाएँ या हमारे तरफ से ना खिसक जाएँ, तो गोल टारगेट उनका इस समय ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस महायुति जो बनी है, अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे के एकनाथ शिंदे के साथ। नेतृत्व वाले शिवसेना के नेतृत्व में, हम्म। इसकी वापसी ना होने पाए किसी भी तरीके से और महाराष्ट्र की सत्ता को किसी तरीके से हथियाया जाए। तो इसके लिए तो ये चाहे जो विषपान करना पड़े वो करेंगे। पर सर, हम लोग शुरू तो बिहार से हुए थे, महाराष्ट्र आ गए, इंडी गठबंधन की बात हो रही है। अभी तो हरियाणा की अगर बात कर ले तो वहां तो राहुल गांधी ने भी झाड़ू थाम ही लिया है। वहां पर तो सुनने में आ रहा है कि अब दोनों के बीच गठबंधन होने वाला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। सबसे अच्छा तथ्य इसमें क्या छिपा हुआ है? तथ्य ये है कि कांग्रेस मान रही है कि हरियाणा में वो कमज़ोर है। हम्म। इंडिपेंडेंटली वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, इंडिपेंडेंटली वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बड़ी गलती जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दी है एक्चुअल में। ये जो विनेश फोगाट प्रकरण को तूल दिया है इन्होंने और ये जो जाटों की लामबंदी करने की कोशिश की है, एक दीपेंद्र। नांदल भवन है रोहतक में, हम्म। वहाँ पर खापों का, जाटों का एक जमावड़ा किया गया पिछले सप्ताह हम्म। और विनेश फोगाट को और महावीर फोगाट को वहाँ बुला करके विनेश फोगाट को वहाँ सोने का मेडल दिया गया बना करके। वहां नहीं मिल पाया था ओलंपिक्स में। मतलब अब खापों का मेडल जीतेंगी हाँ। ये खापों का मेडल जो है अपने गले में डाले। खैर ये तो निकृष्टतम एक इनकी अप्रोच है और कितनी बुद्धि है ये भी समझ में आता है, क्योंकि जिस दिन ये पेरिस से नई दिल्ली में लैंड हुई तो हवाई अड्डे पर ही अपने ग्रैब में ले ली थी दीपेंद्र हुड्डा ने जी। और वहीं से वो गाड़ी पर सवार होकर के
जहाँ तक जा सकते थे, बलाली तक तो नहीं गए इनके गाँव तक, लेकिन जहाँ तक वो जा सकते थे वो गए, और फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी और वीडियोग्राफ़ी और ये सब, और लड्डू खिला रहे हैं, तमाम जो है, जो छिछली राजनीति हो सकती है वो की गई। हुँ, और ये लोग इस तरह की हरकतें करके ये भी नहीं सोचते हैं कि आप एक्सपोज़ हो रहे हो पब्लिक में। उस समय भी सोशल मीडिया में तमाम तरह के सवाल खड़े किए ही जा रहे थे कि भैया ये पहलवान कांग्रेस पार्टी के और हुड्डा परिवार की है क्या? या खापों की है क्या? ये देश की नहीं थी क्या जो ओलंपिक खेलने के लिए गई थी? और अगर देश की पहलवान है तो फिर उस पहलवान को इतनी अक्ल भी होनी चाहिए कि वो किसी एक परिवार विशेष के किसी नेता के साथ खड़ी हुई दिखाई ना दे, बिल्कुल। एक्सपोज़ ना हो। लेकिन जितनी अकल है उतना ही तो काम करेंगे, वो वैसा ही तो फैसला करेंगे। और बाद में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ, दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ जाकर के एक और फ़ोटो सेशन हुआ, जिसमें उनका कोई शॉल-वॉल उड़ा करके दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी ने उनका आदर-सत्कार किया, अभिनंदन किया, और फिर जो रही सही कसर थी, वो खाप पंचायतों ने पूरी कर दी नांदल भवन में उनको बुला करके। तो ये जो जाटों को ध्रुवीकृत करने की कोशिश हुई है हुड्डा परिवार की तरफ से, हुँ, इसका एक रॉन्ग मैसेज चला गया है। और ये आप जानती हैं कि जो हरियाणा है, हुँ, वो कई बेल्ट में और कई क्षेत्रों में बँटा हुआ है। एक ये आपकी हाईवे बेल्ट है, जो सोनीपत से शुरू होती है, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ तक जाती है। फिर एक जाट बेल्ट है, फिर एक जो पंजाब और राजस्थान से लगी हुई बेल्ट है, नीचे अहिरवाल हो गया आपका। फिर उधर आप गुड़गाँव और फरीदाबाद चले जाइए। एक बेल्ट आपकी यूपी से लगी हुई है, जो ये हाईवे के साथ-साथ वाली बेल्ट है, जो हुँ, सहारनपुर तक चली जाती है। तो हरियाणा का अपना कोई एक 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 कोई कल्चर नहीं है, एक कोई मूल चरित्र नहीं है। अलग-अलग बेल्ट में बटी हुई राजनीति भी है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और दूसरे डायमेंशन से पूरा प्रदेश बटा हुआ, ऐसे ही वहाँ की राजनीति बटी हुई है। और जाट भी किसी एक जाट नेता के पीछे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे कभी रहे नहीं हैं, वो बँटे रहे हैं। पर इस बार इन्होंने ध्रुवीकृत करने के लिए जाटों को, इनको जंतर-मंतर पर भी बैठाया। हुँ। वो 13 महीने का आंदोलन भी करवाया, टीकरी बॉर्डर पर पूरा जमावड़ा भी लगवाया, अभी भी सारे लगे हुए कर्मकांड। सर, तो अभी भी सारे शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी भेजा था विनेश फोगाट को। हाँ, उन्होंने भी सम्मानित कर दिया है इसको, और ये वहाँ भी अपना भाषण-वाषण दे आई। तो कुल मिलाकर के जो इन्होंने ये जाटों को ध्रुवीकृत करने के लिए जितने भी कर्मकांड किए हैं, इनका गैर जाट में एक गलत मैसेज चला गया। हुँ, और इसका कहीं न कहीं राहुल गांधी को और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनको एहसास हो गया है कि ये तो फिर गलत हो गया, कि गैर जाट जो है वो बीजेपी के पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे, और बस ऐसा ना हो कि जाट और कुछ और अलग-अलग जगहों पर जो दूसरी बिरादरी के कैंडिडेट हैं, बस वहाँ तक सीमित रह जाए कांग्रेस, और बहुमत से दूर रह जाए। तो इसलिए मरते क्या ना करते, आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन करने की हड़बड़ी में ये गलत मैसेज दे बैठे हैं। सर इसीलिए ऐसा लग रहा होगा कांग्रेस को कहीं हम पर झाड़ू ना फिर जाए, तो झाड़ू हाथ में ही थाम लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सर अखिलेश यादव के बारे में ज़रा बताइए, वो भी कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ूँगा, मैं इधर हरियाणा में भी लड़ूँगा, जम्मू-कश्मीर में भी लड़ूँगा। तो क्या इंडी गठबंधन का हिस्सा रहकर लड़ेंगे? उनको कोई टिकट्स देगा अपने साथ अगर मिला लेते हैं? अरे भई, राहुल गांधी कितना महत्व दे रहे हैं उनको भी, और वो जो फैज़ाबाद से जीते हैं अवधेश प्रसाद, उनको भी अवधेश अग्रिम पंक्ति में बैठाते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं अखिलेश बाबू को, तो अखिलेश बाबू की भी महत्वाकांक्षाएँ जाग गई हैं, तो इसमें गलत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी वो भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब सर जब ले इतने सालों तक समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। लगता है उन पर केजरीवाल का रंग चढ़ गया है कि केजरीवाल अगर एक बार में यहाँ पर दिल्ली में आ सकते हैं, अगली बार में पंजाब में आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? शायद अब उनकी वो सोच जागी है। नहीं, मध्य प्रदेश में तो इनके 2-3 एमएलए जीत करके आए थे, और महाराष्ट्र में भी वो आज़मी जो है वो इनका अब वो एमएलए है ही। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाँ, थे। तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि
मुसलमान तो जम्मू कश्मीर में भी है, तो वहाँ भी हम भाग्य आजमाएँ, हुँ। तो अच्छी बात है। हाथ-पैर अगर फैला सकते हैं, पर मेरी तो नेक सलाह ये रहती है लोगों को कि भैया पैर उतने ही फैलाओ, जितनी बड़ी चादर है, उससे ज़्यादा मत फैलाओ। बिल्कुल सर, और इंडी गठबंधन की तो यही कहानी लग रही है कि हर तरफ मुसलमान वोटों की मारामारी है और प्रशांत किशोर भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और एक नए तो उद्धव ठाकरे तो आ ही गए हैं, एक नए रहनुमा, और वो तो हर जगह मुसलमानों की बात करते हैं। सर, जब वो सीएम थे तब तो उन्होंने अज़ान का एक कॉम्पिटिशन भी करवाया था। जबकि उनके भाई अज़ान को बंद करवाने की बात कर रहे थे लाउड स्पीकर से, उद्धव ठाकरे तब अज़ान का कॉम्पिटिशन करवा रहे थे, तो अब उद्धव ठाकरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों को लेकर बिहार की राजनीति को, महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जो अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मेरे लिए बहुत समय धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।